एक और उनके लिखाई पे बेस्ड प्रोग्राम कर रही हूँ। और एक्चुअली मैं ये एक्चुअली ये मैं कल करना चाहती थी प्रोग्राम, बिकॉज कल उनकी जयंती थी। His 102nd birthday was yesterday. So महाराष्ट्र में भी काफी सेलिब्रेट हो गया वो कल भी, और मेरे पास भी काफी वहाँ के पिक्चर्स आए हैं, ये वो सारा सब कुछ आया वहाँ से। तो प्रोग्राम जो हुए उसका भी आ गया काफी। तो जस्ट I would like to give him श्रद्धांजलि। उसके लिए मैं म्यूट वरती आहात and video. She is impersonating. That's so amazing. ती बघा, ती बाई है पण ती ये एक फोटो दिख रहा है क्या आपको? हेलो? हाँ जी दिख रहा है, हाँ जी दिख रहा है। दिस इज जस्ट अ पोस्टल स्टैम्प इनके लिए, और उसमें उनकी सिग्नेचर भी है। तो उनका जन्मदिन कल था, तो उनको प्रणाम। अभी अपने प्रोग्राम पे आती हूँ। इस प्रोग्राम में मैं इस बार उनके ट्रैवलॉग्स पे बेस्ड, मैंने पिछले प्रोग्रामों में बताया है कि कितने चतुरस्र लेखक थे वो, और यही नहीं कि खाली विनोदी लिखा है, ह्यूमरस लिखा है। मुझे तो उनका ज्यादा जो संवेदनशील लिटरेचर है वो ज्यादा मुझे भाता है। तो ये ट्रैवलॉग्स भी उनके बहुत ही सुंदर है, और कई बुक्स है उनके, जैसे अपूर्वाई बुक है, इसमें सारे ट्रैवल्स है। पूर्व रंग ग्रुप है, उसमें सारे पूर्व यानी ईस्ट के, जापान, मलेशिया, इंडोनेशिया, उन देशों का है। देखने लायक। शीला जी अपने आप को म्यूट कीजिए प्लीज। शीला जी। अच्छा, तो जैसे पूर्व रंग में जापान, इंडोनेशिया, मलाया वगैरह ईस्ट के देश है सारे, दुनिया भर के देशों के बारे में लिखा है। और हर जगह जाके वहां का बाकी तो सब वर्णन है ही, बट यू विल फाइंड दैट उनके सबसे ज्यादा इंटरेस्ट की चीज इंसान, वहां का आदमी कैसा है, कैसे जीता है, कैसे क्या सोचता है, उसके क्या विचार है, उसे क्या चाहिए, एंड उनमें डिफरेंस क्या है, एंड डिस्पाइट ऑल द डिफरेंसेस, हाउ from inside man is the same everywhere. His feeling, his anger, his emotions, his ego, all those things. I mean, he was very much interested in a human being. Of course बाकी भी सब वहाँ के साइट्स वगैरह सभी है, बट ये भी है। तो आज मैं 3 पीसेस आपके सामने प्रस्तुत करूंगी। तो पहले वाला है जो मैंने पहले बताया, फिर एक बार बताती हूँ, कोई लोग नए हो तो, कि he was the only person who won UNESCO scholarship, and he was sent by government of India also to BBC to learn about television. और वहां जाके काफी महीने ट्रेनिंग बीबीसी का लेके हुआ है। वो बीबीसी के ऊपर भी उन्होंने बहुत सुंदर लिखा है, वहां क्या कैसे काम चलता है। तो वो जब गए, दैट वाज इन लेट 1950s, इतनी पुरानी बात है। तो तब तब फॉरेन जाना ये बहुत बड़ी बात थी, ऐसे नहीं कि आजकल के जैसे नहीं है। और वो जब लंदन गए तो उन्होंने लिखा है कि लंदन एयरपोर्ट पर जब विमान लैंड हो गया तो पूरे विमान में ये और इनकी पत्नी, ये 2 ही इंडियंस थे। और आज तो शायद 2 ही कोई और होते होंगे, पूरा विमान इंडियन से भरा होता है। तो ये तब की बात है कि जब फॉरेन जाना वाज एन अपूर्व, समथिंग, ओ माय गॉड, ये समथिंग ग्रेट ऐसे था, और सबको बहुत ही ज्यादा उत्कंठा होती थी। तो तब का उनका जो तैयारी जहां से शुरू हो गई कि गवर्नमेंट ने कहा कि आप जाइए, पत्नी को लेके जाइए, तो वो तैयारी के बारे में जो उन्होंने लिखा है वो पहले सुनाऊंगी, और उसके बाद 2 छोटे से पीसेस है। और वो पीसेस में एक है स्कॉटलैंड के एक आदमी के बारे में, और दूसरा है हंगेरी के आदमी के बारे में। तो इन दोनों आदमियों के साथ पीएल ने ज्यादा से ज्यादा आधा घंटा बिताया होगा, लेकिन आधे घंटे में भी उनके ऊपर क्या इम्पैक्ट हो गया। एंड I feel those pieces are very poetic, really poetic. And so मैं आपको हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करूंगी कि मेरे नेक्स्ट 2 पीसेस जो है वो आप प्लीज विथ फुल फोकस एंड फुल सेंसिटिविटी वो देख लीजिए, तो आप उसको ज्यादा एंजॉय करोगे। ठीक है, तो विद दैट मच इंट्रोडक्शन लेट मी स्टार्ट। कि जैसे वो लंदन भेजा था उनको, तब की तैयारी जो शुरू हो गई, और क्या क्या तैयारी हुई, कैसे निकले यहाँ से जाने को, वहां से शुरू होती है वो किताब जो यूरोप के वर्णन पे है। खैर, नाउ आई विल बिकम पीएल, ओके।
PLST टोपी नहीं पहनते थे, बट मैंने अपने बालों के लिए पहनी है। okay. मेरे परदेश गमन की तैयारी एग्जैक्टली कब शुरू हुई ये मुझे ठीक से याद नहीं है, लेकिन इतना पक्का याद है कि एयरपोर्ट पर जाने से पहले 5-6 घंटे तक मेरे परिवार के हर सदस्य ने मुझे अच्छी तरह समझा दिया था कि मुझे टाई की गांठ बांधनी नहीं आती। 5-6 घंटे चल रहा था ये प्रोग्राम। टाई की गांठ से लेके नीचे शूज की लेसेस की गांठ भी बांधनी मुझे नहीं आती, ये भी उसमें शामिल था। इंग्लैंड में कैसे बिहेव करना चाहिए, पाश्चात्य देशों के क्या क्या रीति रिवाज होते हैं, वगैरह वगैरह के बारे में इंग्लैंड रिटर्न कुछ लोग थोड़े, और जो कहीं भी इंग्लैंड क्या कहीं भी किसी फॉरेन को नहीं गए हो, ऐसे बहुत सारे लोग मुझे प्रवचन दे रहे थे। 15 दिन तक मैं ये सुन रहा था, I mean, सह रहा था। मेरी बहुत प्यारी, मजबूत, टिकाऊ और आरामदायी कोल्हापुरी चप्पल कैसे वहां के लिए बिल्कुल किसी काम की नहीं है, इस पर सब घर वालों का एक मत, और इसलिए मुझे एक अच्छी नई पेयर शूज की खरीदनी ही चाहिए, ये प्रस्ताव भी पारित हो चुका था। तो आखिरकार मुझे कोलाबा का कोई बड़ा प्रसिद्ध रेप्यूटेड चाइनीज शू मेकर, उससे एक वहां के स्टाइल वाला शू खरीदना पड़ा 80 रुपए का। 80 रुपए, हंसिए मत, ये उन दिनों के लेट 1950s के 80 रुपए, आज के तो पता नहीं 2000 से भी ज्यादा हो कीमत। क्या बताऊं दोस्तों, काफी दिनों तक तो उस अमीर शू को पांव लगाने को मुझे डर लगता था, मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी उसको पांव लगाने की। हाँ, मेरा पांव तो क्या, जैसे मैंने अभी कहा, मेरी सालों तक चलने वाली, अगर 2 साल में कभी अंगूठा उधेड़कर आ भी गया तो कोने पे जो चमार बैठा है उससे थोड़ी सी सिलाई करवाओ तो फिर कई महीने चलने वाली बिल्कुल आरामदायी खुली खुली कोल्हापुरी चप्पल में खुशी से खुली खुली सांस लेने वाला मेरा पांव उस शू में बैठने को ही तैयार नहीं था। वैसे भी मेरा पांव ना किसी भी स्टैंडर्ड साइज की चप्पल में भी नहीं बैठता। यू नो व्हाई? दयालु विधाता ने मेरे देह का भविष्यकालीन विस्तार ध्यान में रखते हुए किसी विस्तृत बिल्डिंग के फाउंडेशन जैसे कुछ ज्यादा ही हट्टे कट्टे पांव मुझे दिए थे। तो इसीलिए मेरे पांव जो है वो चाइनीज चर्मकार, उसकी पाद दृष्टि को ज्यादा ही स्ट्राइकिंग लगी। उसने तो उसकी आंखें और बारीक करके मेरे पांव देखे। really big feet ऐसे कह दिया, और ऐसे भाव से कि ऐसे पांव के लिए लेदर शूज बनाना, इसके लिए मैंने अपनी चमड़ी के शूज बना के उसके पांव पर रखने चाहिए, इस भाव से मेरे लिए शूज बनाना कबूल किया। उसकी प्राइस सुन के मुझे ऐसे लगा कि वो ना बना हुआ जूता लेके मुझे मार क्यों नहीं रहा। खैर, जो हाल बूट का वो ही हाल सूट का। अब सूट बनवाना ही चाहिए, सबने कहा। खाली बनवाना नहीं, अच्छे फिटिंग का बनना चाहिए। अरे ये फिटिंग, मेरे कपड़े किसी दर्जी ने बिगाड़ दिए हो ऐसा आज तक मेरे जीवन में कभी हुआ नहीं है ना। एक्चुअली कपड़े बिगड़ते हैं, यानी होता क्या है एग्जैक्टली ये मुझे पता ही नहीं चला आज तक। मुझे देखिए क्या ड्रेस है मेरा, ढीला ढाला शर्ट एंड ढीला ढाला पजामा, इसमें बिगड़ने का सवाल ही नहीं है कि नहीं। लेकिन अंग्रेज लोग और किसी के नहीं, पर कम से कम कपड़े के बारे में तो बहुत ही ज्यादा पर्टिकुलर है। ऐसा इतना एम्फेटिकली सबने कहा कि फाइनली जानकार दोस्तों की सलाह से कोलाबा में वो चाइनीज शू मेकर के आसपास ही कहीं एक दर्जी था जो सिर्फ विलायत जाने वाले लोगों के कपड़े बनवाता था। उसे पकड़ लिया, माने मेरे दोस्त मुझे ले गए वहां पर। अब इस सदगृहस्थ की तो मेरे बारे में कुछ अलग ही राय थी। पहली बात, उसे तो मैं विलायत जाने वाले लोगों में से लग ही नहीं रहा था। पहले दिन से उसकी मेरे तरफ नजर ऐसे, ये विलायत जा रहे, लाइक दैट। हाँ, और मेजरमेंट भी लेने लगा ना। नहीं, ये भी नहीं, तो मेजरमेंट तो बाद में, पहले ये बताऊं हाँ कि दूसरी बात ये कि क्योंकि उसके बनाए हुए सूट पहन के कुछ लोग लंदन में घूम रहे थे, इसलिए ये दर्जी जैसे कपड़ा फाड़ रहा हो ऐसे अंग्रेजी फाड़ रहा था।
अरे मैं उससे हिंदी में बात कर रहा था, फिर ये दर्जी है कि अपनी इंग्लिश को ब्रेक लगाने को ही तैयार नहीं। अब ये बात और है कि मेरी हिंदी भी उसके अंग्रेजी जैसे ही बिना अस्तर की, विदाउट लाइनिंग थी। खैर मेजरमेंट्स लेना शुरू हो गया, तो उसने मेरी छाती और पेट का नाप कैसे एक जैसा ही है, सेम है, होगा होगा नहीं है, लेकिन ये बताने की जरूरत है क्या? हाँ, वो भी मेरे दोस्तों के सामने। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा वो दर्ज। और यही नहीं, ये तो शुरुआत थी कि मेरी छाती और पेट का नाप एक ही है, आगे मेरे शोल्डर्स टेढ़े हैं, मेरी गर्दन को तो कोई शेप ही नहीं है, और मैं जब चलता हूं तो मेरी शेपलेस गर्दन पीछे से कैसे हम्प निकालती है। एक या दो ऐसी ऑब्जर्वेशंस की, बेकार की, बिना कारण, बिना वजह। इतना ही नहीं, उसके बाद अनेकों बार मुझे ट्रायल के लिए बुलाया। ट्रायल ट्रायल ट्रायल, तंग आ गया मैं उसकी ट्रायल से, रियली। दोस्तों, इंग्लिश में गुनहगार की इन्वेस्टिगेशन को ट्रायल क्यों कहते हैं, ये मुझे उस दर्जी की दुकान में समझ आया। हाँ, ट्रायल के टाइम वो कपड़े के छोटे छोटे टुकड़े मेरे बदन पर चिपकाता था, उस पर चौक से कुछ लाइनें, और वो चिपकाते चिपकाते देखेगा तो बोलेगा अगेन, नो 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 नो, योर टमी, ओ योर शोल्डर, राइट शोल्डर शॉर्टर देन लेफ्ट शोल्डर। ये चलता ही रहा उसका। फाइनली बाबा वो सूट हो गया और मैं सूट गया, और जब हो गया पूरा तो उसने बोला पहन के दिखाओ, तो वो सूट पहन के मैं उसके सामने अपराधी मुद्रा से खड़ा रह गया। उसने मुझे ऐसे डिक्लेयर किया कि देखो 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 कैसे तुम्हारे सारे ऐब, तुम्हारे सारे डिफेक्ट्स मैंने किस खूबी से छुपाए हैं, अब जाओ घूमो लंदन में, तुम्हें कोई डर नहीं है। ये कह के उसने मेरे पुराने कोट की जेब 850 रुपए से हल्की कर दी। हाँ, पर ये बात तो है कि जैसे जैसे जाने की तारीख पास आ रही थी, तो मुझे एक तरफ खुशी भी हो रही थी और एक तरफ थोड़ा सा धक धक भी हो रहा था। एक तो विमान से जाना था, अब विमान से जाना इसका मतलब 44 पाउंड के आगे एक रत्ती भर भी सामान में नहीं ले जा सकता। तो अब 44 पाउंड में क्या क्या बैठेगा, क्या क्या आएगा, इसी चिंता से मैं और मेरी पत्नी, हमारी रातों की नींद हराम हो गई। कुछ लोगों ने तो कहा कि मेरे अकेले के सूट का ही वजन 44 पाउंड हो जाएगा। हाँ, फिर इतने में एक और उपसूचना आ गई, वो ये कि बदन पे पहने हुए कपड़े उन 44 पाउंडों में नहीं गिने जाते, इसलिए मुझे ज्यादा से ज्यादा कपड़े अपने बदन पर ही पहनने चाहिए। अरे ये क्या बात हुई? और ये सुनते ही कि ज्यादा से ज्यादा कपड़े मेरे बदन पे ही होंगे, हमारी श्रीमती जी ने उसकी साड़ियों की संख्या सूटकेस में बढ़ा दी। हाँ, क्योंकि शर्ट्स तो मेरे निकल गए, कहीं से भी और नई नई साड़ियां आने लगी। नई साड़ी लेकर श्रीमती जी घर में एंटर करती थी ना, तो पहला उद्गार क्या, अरे देखिए देखिए सिर्फ 800 ग्राम की है। 2 दिन के बाद फिर एक साड़ी आई तो सुनते हो 7 आउंस की साड़ी है। मुझे बड़ा गुस्सा आया, मैंने डिक्लेयर कर दिया, आई अनाउंस, मैं जैसे तैसे सूट मेरा पहन लूंगा, लेकिन ये 7 शर्ट मैं अंदर नहीं पहनने वाला, मैं नहीं पहनूंगा नहीं पहनूंगा नहीं पहनूंगा। हाँ, तो फिर एक और उपसूचना सामने आ गई। सूचनाओं का और उपसूचनाओं का तो पूछिए मत, इतनी आती ही रही सलाह। हाँ, तो ये उपसूचना क्या थी, नायलॉन का शर्ट। अब नायलॉन का शर्ट उन दिनों बड़ा नया नया आया था, मतलब बिल्कुल नया, सबको अभी पता भी नहीं था। उसके बाद वो काफी पॉपुलर भी हो गया और देखते देखते अदृश्य भी हो गया। अब आजकल की पीढ़ी को तो नायलॉन का शर्ट पता भी नहीं होगा, लेकिन तब ये सूचना कि नायलॉन का शर्ट, नायलॉन का शर्ट, नायलॉन के शर्ट्स ना एक तो वजन में बड़ा हल्का होता है और बड़ी जल्दी सूखता है। यहाँ से स्टार्ट होके तो बाल्टी में खंगाल के ऊपर निकालते हो ना, तो वो ऐसे सूखते 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 ही आता है और ऊपर आने तक ड्राई होता है। यहाँ तक उसका गुणवर्णन सुनने के बाद मेरे अच्छे अच्छे सारे 7-8 शर्ट्स आउट हो गए, और जितने शर्ट्स आउट हो गए, जाहिर है कि सूटकेस में 3 साड़ियां और बढ़ गई। अब एक और चिंता ये थी कि मैं अपने साथ कितने पाउंड्स ले जा सकता हूँ।
ये 44 पाउंडों की बैगेज के पाउंड्स की बात नहीं कर रहा हूं मैं, करेंसी की बात कर रहा हूँ। यूके पाउंड्स, यूके पाउंड्स में कितने ले जा सकता हूँ, इस पर भी कई ओपिनियंस। फटाक से एक ने बोलिया ले जाइए जितना मर्जी, कोई नहीं पूछता। हाँ, तो दूसरे ने, मुझे लगता है आप 5,000 रुपए के पाउंड्स बना के ले जाइए। हाँ, मेरे चाचा जी गए थे लंदन, तो वो 5,000 रुपए के पाउंड्स बना के ले गए थे। हाँ, कब गए थे आपके चाचा जी? हाँ, अब तो मर गए अब तो। लेकिन मरने से पहले गए होंगे ना? क्या भाई, आपका तो हर जगह विनोद होता है। अब ये बताता हूँ, देखिए वो जब गए ना तब मैं 2 साल का था। हाँ हाँ, और अभी अगले महीने में मेरा 40th बर्थडे है। हाँ, तो अब देख लो, इस हिसाब से देख लो। हाँ भाऊ, इसका मतलब आपके चाचा जी 38 साल पहले गए थे लंदन। हाँ, तो उस हिसाब से कर लो आप कैलकुलेशन। हाँ, और अभी महंगाई इतनी बढ़ गई है तो गवर्नमेंट दे देगी आपको 5 की जगह 10,000 रुपए तक की पाउंड्स दे देगी। हाँ, गवर्नमेंट दे देगी। ठीक है, ठीक है। इतने में एक ने तो कहा कि अरे कुछ नहीं होता, बस बिंदास, उसकी सलाह क्या, बिंदास दबा के ले जाओ, दबा के। अरे दबा के, मैंने कहाँ दबा के, कहाँ छुपा के? मुझे आज तक पता नहीं चला कि कहाँ दबा के ले जाते हैं। ना बाबा ना। एक की तो बड़ी पोएटिक कल्पना थी जी, बड़ी पोएटिक कल्पना। उसे लगा कि फॉरेन जाने की, हमारे फॉरेन जाने की खुशी में गवर्नमेंट हमें 5,000 रुपए के पाउंड इनाम में दे रही है। और इसके ठीक कॉन्ट्राडिक्टरी ऑपोजिट एकदम दूसरे ने बोला, नहीं यार नहीं, ऐसा नहीं है। मैंने तो सुना है कि आजकल गवर्नमेंट बड़ी स्ट्रिक्ट हो गई है, 1 रुपया भी कन्वर्ट नहीं करने देती। हाँ, अरे 1 रुपया भी कन्वर्ट नहीं करेंगे तो इतना बड़ा सफर होगा कैसे, जाएंगे कैसे हम लंदन तक? हाँ हाँ, अब इतना तो सुना था कि विमान में काफी चीजें फोकट में मिलती है। लेकिन लंदन एयरपोर्ट पर उतरने के बाद तो पैसा चाहिए ना। अरे सबसे पहले कूली की हमाली तो देनी पड़ेगी ना। ये मेरी चिंता सुनते ही एक यूके रिटर्न परिचित थे, उनको तो एकदम शौक ही लगा, जैसे एकदम आके बोले, हमाल, लंदन में हमाल? नहीं, हाँ नहीं, लंदन में हमाल कुछ नहीं है। ये एयरपोर्ट पे आ जाके आप हमाल हमाल कुली 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 चिल्लाओगे ना, एक कुत्ता तक नहीं आएगा। हाँ, अच्छा ठीक है, कुली 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 करके नहीं आएगा तो क्या हो गया, मैं पोर्टर 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 करूंगा तब तो आएगा कि नहीं? हाँ आएगा, तो इट विल बी टू एक्सपेंसिव, टू एक्सपेंसिव। एक बैग के लिए 2 पाउंड चार्ज करेगा, पता है? अय्या अय्या, एक बैग के 2 पाउंड यानी 26 रुपए। भाई श्रीमती जी, हमारी श्रीमती जी ने तुरंत उसका धर्मांतरण करके 26 रुपए बता दिया। उन दिनों पाउंड 12-13 रुपए का था। तो हाँ, इतनी महंगाई वहां पे, हे राम, एक बैग के 26 रुपए। अरे हमारी इंडिया में तो 26 रुपए में 2 नए बैग खरीद सकती हूँ मैं। हाँ, ये तो कमाल हो गया। हाँ, लेकिन इसका मतलब कूलियों के तो मजे हैं लंदन में। हाँ, सुनते हो जी, सुनते हो? हाँ, आप समझे क्या मतलब इसका सब? ये जो भ्रू लीलाएं कर रही है श्रीमती जी हमारी, उनका मतलब लंदन में मेरे खाली समय में मैं ये कुछ ऐसी फिजिकल मेहनत करके कुछ चलनी पाउंड कमाऊं और कुछ वजनी पाउंड घटाऊं। ब्रिलियंट, हाँ ब्रिलियंट, ब्रिलियंट, बेटर हाफ सजेशन। और लंदन जाने के लिए पहले टिकट लेना है, और टिकट लेना है तो एयरलाइंस के ऑफिस। ये एयरलाइंस के ऑफिस ना, और खास करके इंटरनेशनल एयरलाइंस के ऑफिस, वाह क्या पॉश होते। बाहर से भी अच्छे लगते हैं, लेकिन अंदर से तो उससे 10 गुना ज्यादा क्या एम्बियंस होता है अंदर का। अब अंदर जाके ना कैसे, मतलब टिकट लंदन का कैसे मांगना? आज तक तो हम एक अपना शोलापुर, कोल्हापुर, पूना, ज्यादा से ज्यादा मुंबई, ऐसे टिकट मांगते थे। अब लंदन का टिकट मांगना कैसे? हाँ, इसी पर से मुझे अपना एक पुराना अनुभव याद आया, बताऊं आपको? नहीं, रहने दो, इतना अच्छा नहीं है।
अच्छा चलो बता ही देता हूँ। हाँ, आप तो अपने हो ना, आप तो मेरे दोस्त हो सारे, है कि नहीं? दोस्त क्या, मेरे फैमिली हो सब, तो आपको बता देता हूँ। बड़ी पुरानी बात है, बड़ी पुरानी। भो पंचम जॉर्ज भूप, वो हमारे राजा थे, तब की बात है, हम लोग कॉलेज में थे तब। तो हम 4 कॉलेज के दोस्तों ने प्लान बनाया कि मुंबई के मॉन्जिनी रेस्टोरेंट में खाना खाने चलते हैं। उन दिनों का मॉन्जिनी रेस्टोरेंट माने क्या चीज थी महाराजा, अरे एकदम रॉयल अल्टीमेट। बड़े बड़े सारे मुंबई के सेलिब्रिटीज आते थे वहां। हाँ, वो भी एक आइडिया थी हमारे मन में। हम सोचते थे कि शायद हम वहां जाके खाना खाने बैठेंगे तो साइड के टेबल पर अशोक कुमार या दिलीप कुमार हो सकते हैं, हाँ क्यों नहीं, या पिछले टेबल पर देविका रानी हो सकती है। खैर, मॉन्जिनी में खाना खाना है बस। तो चले गए जी, हम मॉन्जिनी तक पहुंच गए। लेकिन वहां जाते ही मॉन्जिनी ये उस रेस्टोरेंट का बोर्ड पढ़ते ही हमारे चेहरे बिवेयर ऑफ डॉग्स देख के कैसे उतर जाते हैं, वैसे उतर गए। ऐसा था ना कि हमारा आज तक का बाहर खाने का अनुभव, मैंने मामा काणे उपहार गृह, काका तांबे भोजनालय वगैरह, मामा काका आदि आचार्य मातुलों के परे तो गया ही नहीं था। तो अब यहाँ और हाँ, और हमारा अंग्रेजी भी मैकमिलन्स प्राइमर, नेल्सन्स ग्रामर, तरखड़कर, इनके सपोर्ट पर टेक कर डगमगाता ही खड़ा था। तो इसलिए वो मॉन्जिनी के बाहर उसके पायदान पर ही हमारी चर्चा शुरू हो गई कि अरे दोपहर को खाने को लंच कहते हैं या सपर कहते हैं, क्या कहते हैं, क्या रहा पता नहीं। सोच सोच के फिर चलो ये तो बोलो कि क्या बोलना है छोड़ो, मंगाते कैसे है, राइस प्लेट कैसे मंगाएंगे। हाँ हाँ, उन दिनों ना बंबई में राइस प्लेट होती थी 2.5 आने की, और उसमें अगर मटन की कटोरी हो तो 4 आने, बस 4 आने की मटन कटोरी माने हमारी ट्रीट हुआ करती थी। तो हम 4 दोस्तों के पास कुल मिला के 10 रुपए थे। तो हमने सोचा कि ज्यादा ज्यादा कितना चार्ज करेंगे, हैं 10 गुना भी करेंगे तब भी 10 रुपए में हम चारों का हो जाएगा, ये साइड तो हमारी मजबूत है, उसकी कोई चिंता नहीं है, ऐसे हमें लगा। तो लेकिन राइस प्लेट मंगानी कैसे, ये प्रश्न तो था ही अभी भी। फाइनली अपने अपनी कुल देवता का स्मरण करके हम लोग अंदर गए और एक कोने में खड़े हो गए। काफी देर तक हमारी तरफ किसी ने देखा ही नहीं, हम ही देखते रह गए। हाँ, वाकई वाकई देखने वाला नजारा, हाँ एकदम, क्या बताऊं, अरे क्या ड्रीम लैंड, स्वप्न सृष्टि थी वो। आहा, वाह वाह, हर एक टेबल पर बिछे हुए वो एकदम स्नो व्हाइट शुभ्र सफेद टेबल क्लॉथ्स। अरे एक कोने में लाइव बैंड, वो बैंड की तरफ से हमारे कानों पे हल्के हल्के आने वाले वो इंग्लिश म्यूजिक के नशीले सुर। आहा, हम तो जैसे मन ही मन में फ्लोट करने लगे थे। वहां ऐन दोपहर का समय था, फिर भी बिल्कुल जरा सा अंधेरा ही था, हल्का सा डिम लाइटिंग, एकदम डिम लाइटिंग। लेकिन उस डिम लाइट में भी वो टेबल पर रखे हुए छुरी चम्मच कांटे क्या चमक रहे थे, बताऊं क्या चमक रहे थे। हाँ, एकदम चकाचक चकाचक। वैसे तो कांटा छुरी वगैरह से थोड़ा डर ही लगता था बचपन से, वो कांटा दूर से देखा तो हमारे बदन पर कांटा आता था। हाँ, लेकिन अब ये कांटे से मटन की नली कैसे उठाएंगे, और उसे हाथ लगाए बगैर, हाथ में लिए बगैर उसको चूसेंगे कैसे, आदि अनेक प्रश्न। अरे यही नहीं, छुरियां, 3 छुरियां चार रखी हुई, अब किस छुरी से क्या काटना है और कैसे काटना है, आदि मूलभूत प्रश्न दिमाग में डांस कर रहे। हम खड़े थे एक कोने में। कुछ देर ऐसे खड़े होने के बाद सडनली एकदम आवाज आ गई, यस सर। सर, किसी गोरे आदमी ने हमें आज तक सर नहीं कहा था। हाँ, और ये गोरे आदमी ने क्या, काले ने भी कहा था, हमें किसी ने कहा सर कहा ही नहीं था आजकल। हम तो खुश हो गए। वो हमें एक टेबल के पास ले गया, हम गए उसके साथ। वहां पहुंचते ही उसने फटाफट कुर्सियां पीछे खींच ली हमारे बैठने के लिए। हम अपना अपना पसीना पोंछते स्थानापन्न हो गए। और किसी भी रेस्टोरेंट में जाके बैठते ही, मतलब स्थानापन्न होते ही पूछने वाला प्रश्न हम में से एक ने, माने सत्या ने पूछा, व्हाट इज हॉट। हम तो यही पूछते थे, किसी भी रेस्टोरेंट में जाते तो पहले हमारा सब प्रश्न ये होता था, गर्मा गर्म क्या है।
तो उसने पूछ लिया व्हाट इज हॉट। वो गोरे वेटर ने एक्चुअली वो वेटर गोरा नहीं था, शायद हमें ही वो डिम लाइटिंग में और वो नशीले वातावरण में हर कोई गोरा ही लग रहा था, वो गोरा वाला नहीं था। खैर वो वेटर ने खाली सत्या का हॉट शब्द सुना ऐसे लग रहा है, क्योंकि एकदम तुरंत जाके उसने एक पिलर के पास जाके फैन चालू किया और हमारे सामने लाके मेन्यूज रख दिए। हाँ चलो मेन्यूज पढ़ते हैं। मेन्यू उठाया, हे राम कुछ समझ ही ना आए, शुरू से ही कुछ समझ नहीं आए। अब मेन्यू पढ़ने लगे तो ये हॉर्स डी क्या लिखा क्या। अब रेस्टोरेंट के मेन्यू में हॉर्स कहाँ से आ गया भाई। कितने सालों के बाद पता चला कि वो हॉर्स नहीं होता है और उसे हॉर्स डी वगैरह भी नहीं बोलते, उसे ओडर बोलते हैं। और वो भी ओडर ऐसे नहीं बोलना, ओडर स्टाइल से ओडर ऐसे बोलना चाहिए। खैर तो वो ओडर वगैरह समझ नहीं आया तो हम नीचे गए, आगे देखते हैं मेन्यू में क्या है। वही हाल आगे भी, जो जो डिशेस लिखी है उसके ना नाम पता चले ना उसके इंग्रेडिएंट्स पता चले। हाँ राइट साइड में लिखी हुई प्राइसेस बराबर दिख रही थी। एक्चुअली दैट सेव्ड अस अवर सम टाइम बिकॉज वो राइट साइड की प्राइस एक बार देख ली ना तो लेफ्ट साइड की पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, समझने की भी जरूरत नहीं है, आगे चलो यही हो रहा था। और वेटर तो वैसे के वैसे वहां खड़ा ऐसे, ना कुछ एक्सप्रेशन ना कुछ, एकदम धीर गंभीर सीरियस। आगे चल के जब मैं लंदन गया ना, फाइनली जब पहुंचा, अभी जो लंदन की तैयारी बता रहा हूँ, वो जब पहुंचा और बकिंगहैम पैलेस देखने को जब गया तो बकिंगहैम पैलेस का गार्ड जब देखा ना, आंख भी नहीं झपका था। वो वेटर भी बिल्कुल वैसे, बकिंगहैम पैलेस में वो गार्ड को देखा तो मुझे मोहनजी का वो वेटर का चेहरा याद आया। हाँ सच में ऐसे वो खड़ा था। तो अब फिर वही बात, सत्या ने फिर एक दो बार ऐसे व्हाट इज हॉट फुसफुसा के देखा, कोई रिएक्शन नहीं। फिर हमने ऐसे ही उसके पास देख के हंसने की कोशिश की फिर भी कोई जवाब नहीं, नो रिएक्शन। अब करें तो क्या करें। कुछ देर ऐसे विचित्र साइलेंस में होके फिर सडनली हम में से सुरेश ने एकदम हिम्मत की और सुरेश ने बोला 4 teas and biscuits, 4 teas and biscuits। हाँ वेटर ने फटाफट मेन्यूज उठा लिए और 4 teas बोल के वो चला गया। दोस्तों मैकमिलन, नेल्सन, इनके प्राइमर ग्रामर, किसी ने भी ये नहीं लिखा था कि टी का अनेक वचन कप के हिसाब में टीज होता है, नहीं लिखा था। इसलिए 4 teas and 4 teas में हमारा थोड़ा कंफ्यूजन हो गया। हमारे गोविंदा को लगा कि 40s ये शायद बिस्कुटों की संख्या है। हाँ फिर तो अच्छा है, अरे 10-10 बिस्कुट तो आराम से उड़ा देंगे। हम इंतजार करने लगे बिस्कुटों का। थोड़ी देर में हमारी चाय आ गई टेबल पर ना बीचों बीच एक गोलमाल ऐसे पिलो रखी थी। पिलो, हाँ खाली पिलो, गोलमाल पिलो बीच में। ये क्या चीज है, कुछ समझ नहीं आए। कई दिनों के बाद पता चला कि उसे टी कोजी कहते हैं। तो सत्या को क्या लगा, हमारा सत्या को लगा कि ये 40 बिस्कुटों से भरी हुई बैग है। हाँ तो चलो बिस्कुटों से शुरू करते हैं, ये सोच के सत्या ने उसे उठाने की कोशिश की और हर हर महादेव नहीं आगे क्या हुआ मैं उसका वर्णन नहीं करता, बिल्कुल नहीं करता। एक सेंटेंस में आपको बता देता हूँ क्या हो गया। उस केटल में से आधी गर्मा गर्म चाय बदन पे लेके और सब लोगों की विचित्र नजरों से बचने की विफल कोशिश करते करते हम एकदम 1 मिनट के अंदर बाहर फुटपाथ पे खड़े थे। हाँ फुटपाथ पे। दोस्तों हम लोग अच्छे स्टूडेंट्स थे, बहुत ध्यान से पढ़ते थे, रटते थे, लेकिन मैकमिलन्स प्राइमर, नेल्सन्स ग्रामर सब कुछ रट के भी हमें इंग्लिश होटल में जाके चाय कैसे मंगानी है, राइस प्लेट कैसे मंगानी है, इसकी शिक्षा तो मिली ही नहीं थी ना।
क्या बताऊं, उसके बाद कई बरसों तक मोहनजिनी के बाहर के फुटपाथ से भी जाना होता ना, तो मेरा दिल तो बिल्कुल आज की भाषा में माने धक धक करने लगा। रियली ऐसे होता था। मेरे हार्ट बीट्स की पाउंडिंग मुझे अपने आप सुनाई देती थी, धाड़ 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 धाड़। इतना बुरा हाल था है। मुझे ना ये सब अपनी फजीयत की कहानी सुनानी ही नहीं चाहिए थी आपको। सॉरी 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 दोस्तों, पर क्या करूं। वो एयरलाइंस के ऑफिस में ना जाके मुझे ऐसे ही लगा, वही ऐसे ही अवस्था हो गई मुझे जैसे वहां हो गई थी कि राइस प्लेट कैसे मंगाना, यहाँ हो गया कि अपना टिकट कैसे मांगना। हाँ, तो सेम 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 कंडीशन हो गई। तो एयरलाइंस ऑफिस में जाके भी मैं काफी नर्वस हो गया था। और दूसरी बात ये हो गई कि उस दिन तो इतनी ज्यादा गर्मी थी ना कि मैं तो अपना फेवरेट, ये इतना थिक भी नहीं, एकदम पतला मलमल का शर्ट और पतला सा पजामा पहन के गया था। तो उस पॉश एम्बियंस में मुझे अपने आप ही मैं एक विदाउट टिकट आदमी जैसे लगने लगा, क्या बताऊं। और वैसे भी वो जो इंग्लिश मैगजीन्स के सॉफ्ट कलरफुल कवर्स पे होती है ना औरतों के फोटो, ऐसी औरतों के साथ बात करने का मौका हमारे लिए तो ना के बराबर, ना के बराबर। उसमें भी एडिशनल उनका वो बिल्कुल टूथपेस्ट के ऐड जैसा स्माइल, एंड वो मोहक अगत्य, हाउ मे आई हेल्प यू सर। अरे बाप रे, उसकी वो मंद परफ्यूम की खुशबू, इन सब में मेरा लंदन का टिकट चाहिए, कैसे बोलना। एक्चुअली मेरा टिकट ना गवर्नमेंट ने पहले ही खरीदा था, मुझे तो सिर्फ लेना था वो। लेकिन उस दिन तो मुझे वो टिकट मिला ही नहीं। उसके लिए ये पता चला कि उसके लिए पहले काफी कुछ ऑर्डियल सहने पड़ते। तो क्या था ऑर्डियल? डिफरेंट वैक्सीनेशंस तब लेने पड़ते थे। हाँ, आज नहीं है, तब था ये। हाँ, तो वैक्सीनेशंस क्या क्या करवाने हैं, कौन कौन से इंजेक्शन लेने, अगेन सूचना उपसूचना हजारों चल रही थी। हाँ, एब्सोल्युटली। स्मॉल पॉक्स, चेचक, हाँ चेचक ले रहे हैं। कॉलरा, अरे कॉलरा, न्यूमोनिया, मलेरिया, अरे डायबिटीज, मीजल्स, शिंगल्स, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, हाँ वो भी, अस्थमा। अरे जो रोग का नाम सूझे वो बता रहे लोग। उसमें मतभेद भी काफी थे, पर बोले जा रहे थे। हाँ, कि ये लो, वो भी लो, वो भी लो, वो भी लो। एक ने तो ये भी कहा मुझे, सुन लीजिए, एक ने तो ये भी कहा, ऐसा है कि आपको इतना बड़ा सफर है तो ये तो 2-4 इंजेक्शन में या 2 ही इंजेक्शन में हो जाएगा, पर्याप्त हो जाएगा। लेकिन आप इतनी दूर जा रहे, तो मैं तो कहता हूं कि आप ना जाने से पहले एक बार कंप्लीट चेकअप करवा ही लो। हाँ, क्या है कि इंसान का तो कुछ कह नहीं सकते ना। हाँ, ऐसे भी थे बोलने वाले। हाँ, क्या बताऊं। खैर, फाइनली ऐसा हुआ कि 72 रोगों में से 70 माइनस हो गए और सिर्फ 2 स्मॉल पॉक्स एंड कॉलरा ये लेना है, ये पता चला। तो उस मुहिम पे निकले। स्मॉल पॉक्स की पता चला कि उसकी सारी व्यवस्था मुंबई कॉर्पोरेशन के पास है। थोड़ा डर ही लगा। किसी भी चीज की पूरी व्यवस्था जब कॉर्पोरेशन या म्यूनिसिपालिटी के पास होती है ना, तो फिर हो गया काम टाइम पर। फिर वो म्यूनिसिपालिटी मुंबई की हो या झुमरी तलैया की, सेम। बट महद आश्चर्य, टू माय प्लेजेंट सरप्राइज, मुंबई कॉर्पोरेशन के स्मॉल पॉक्स वैक्सीनेशन के डिपार्टमेंट में बहुत ही अच्छा अनुभव आया। बहुत ही अच्छे लोग थे, उन्हें काफी अच्छे से बात करी, हमें अच्छे से बिठाया और 5 मिनट में हमारा काम कर दिया। 5 मिनट में इंजेक्शन हो भी गया। एक्चुअली मुझे ना थोड़ा बचपन से ही आज तक, बचपन में तो सबको लगता है, आज तक इंजेक्शन किसी भी टाइप का हो, वैक्सीनेशन हो, मुझे थोड़ा डर लगता है। कंपैरेटिवली हमारी श्रीमती जी तो एकदम शूर वीरांगना। हाँ, वो तो बिल्कुल, वो इतने उत्साह से, वो तो आजकल जैसे बड़े उत्साह से टैटू करवा लेते हैं ना, सारे बदन पे टैटू। हाँ, उसी उत्साह से उसने दोनों ही इनोकुलेशंस करवाए। हाँ, तो उसका क्या हो गया, दूसरी इलेक्शन कॉलरे के, उसके लिए हमें हाफकिन इंस्टीट्यूट जाना पड़ा। मुंबई के हाफकिन इंस्टीट्यूट उन दिनों तो बहुत ही फेमस थी। तो मेरे दिमाग में समहाउ ये था कि वहां सिर्फ कुत्ता काटने के बाद जो इंजेक्शन होता है ना, वो लेने के लिए हाफकिन इंस्टीट्यूट जाना होता है। ये तो पक्का, ये बात मेरे दिमाग में बिल्कुल पक्की थी। और मुझे भगवान की दया से आज तक वो अनुभव हुआ नहीं था।
मतलब मेरे जिंदगी में वैसे बहुत कुत्ते आए और बहुत कुत्ते गए, लेकिन किसी ने भी मुंह ऊपर करके या टांग ऊपर करके मेरा रास्ता नहीं रोका था। तो इसलिए मुझे बहुत डर लग रहा था कि एक हाफकिन इंस्टीट्यूट में, और ये तो वो कुत्ते का इंजेक्शन वाला इंस्टीट्यूट है, इसलिए वहां पांव रखते ही जो भी कर्मचारी वहां का दिखे मैं उसे बोलता था, ओ भाई साहब मुझे कुत्ते का इंजेक्शन नहीं चाहिए, कुत्ते का नहीं चाहिए, कॉलरा चाहिए, कॉलरा चाहिए। हाँ, ओ बहन जी, कुत्ते का नहीं चाहिए मुझे, नहीं 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 नहीं, कॉलरा कहाँ, इस तरफ। अच्छा, करते करते हम कॉलरा पॉइंट तक पहुंच गए। वहां बड़ी लंबी लाइन, करीब 100 लोग वहां पे। अरे इतने लोग परदेश जा रहे हैं क्या और भी किसी चीज के लिए शायद जरूरी हो, क्या पता। खड़े रह गए, क्या करते, लाइन में खड़े रहे। 1.5 घंटा खड़े रहने के बाद मेरी बारी आ गई। मैं जाके डॉक्टर के पास खड़ा रहा। डॉक्टर ने बोला, कहाँ जाना है? कॉलरा को जाना है। क्या? ओह नहीं, सॉरी, कॉलरा नहीं, इंग्लैंड जाना है, सॉरी। हाँ, इंग्लैंड जाना है। अच्छा, पासपोर्ट? इस सब गड़बड़ में पासपोर्ट तो मैंने लाया ही नहीं था। अब कॉलरा वैक्सीनेशन के लिए पासपोर्ट ले जाना पड़ता है, ये मुझे किसी ने नहीं बताया था। लेकिन अब करे तो क्या करे, रूल इज रूल। आ गए जी हम वापस घर। दूसरे दिन फिर गए, फिर वही तपस्या, 1.5 घंटे की लाइन में खड़ी। 1.5 घंटे वो तपस्या करके फाइनली मैंने अपनी बाह में से थोड़ा सा कॉलर का सैंपल शरीर में घुसाई दिया। उस दिन मैं पासपोर्ट लेके गया था ना। ये वैसे वाकई ये पासपोर्ट, जहां भी फॉरेन को जाना होता है ना, ये पासपोर्ट वीसा, ये तो बड़े, ये शत्रु है, ये बड़े डेंजरस जोन है ये पासपोर्ट वीसा वगैरह। एक्चुअली उसके 2 साल पहले मैं किसी फॉरेन कंट्री को जाने वाला था, तो इसलिए मेरी पासपोर्ट तो मेरा बन गया था, पासपोर्ट तो मेरा तैयार था, लेकिन फिर भी एक चिंता थी। हम ना मराठी मिडिल क्लास लोगों की ना यही बीमारी है, सब ठीक भी चल रहा हो ना, हमें कुछ ना कुछ मुद्दा मिल ही जाता है चिंता करने को। तो मेरी चिंता थी, और मेरी चिंता क्या थी? मेरी चिंता थी पासपोर्ट के ऊपर का मेरा फोटो। पता है मेरा फोटो कैसा था? वो पुलिस स्टेशन में वो वांटेड के फोटो होते ना, वांटेड, उसी टाइप का मेरा फोटो था। और दूसरी चिंता ये कि उस पर की मेरी दस्तखत, मेरी सिग्नेचर ना हर रोज डिफरेंट आती है। आज जैसी कल नहीं आएगी, कल जैसी परसों नहीं आएगी। एक्चुअली इवन बैंक में ना, बैंक के मेरे जो भी कुछ डीलिंग्स है, अब मेरे क्या डीलिंग्स होंगे बैंक के, मिनिमम ही है, लेकिन फिर भी जो भी है वो सिर्फ वो विंडो के पीछे बैठे हुए, सालों से बैठे हुए रामभाऊ कुलकर्णी, अनंतराव जोशी आदि सज्जनों की भलाई से ही स्मूथली होती आए। हाँ, खैर, अभी जाने की तारीख पास आ रही थी और मेरी जाने की तैयारी बिल्कुल रंग भर के जम रही थी, पूरी जम रही थी। एवरीथिंग वाज कमिंग टुगेदर। इतने में पता है क्या हुआ? मध्य पूर्व में, मिडिल ईस्ट में कुछ रिवोल्ट वगैरह हो गया, कुछ पॉलिटिकल अनरेस्ट हो गई। क्या हुआ मालूम नहीं, हम लोगों को क्या पता, कॉमन मैन, हम लोग तो आर के लक्ष्मण के कॉमन मैन हैं, तो हमें क्या पता। लेकिन कुछ तो भी हुआ। अमेरिका ने अपने प्लेन्स भेज दिए मिडिल ईस्ट। अब अमेरिका ने भेज दिए तो रशिया ने भी प्लेन्स भेज दिए, और अमेरिका और रशिया दोनों ने ही प्लेन्स भेज दिए तो बस, और भी कई छोटे मोटे देशों ने भी उनके प्लेन्स भेज दिए जी। हाँ, तो अब क्या करें? अरे इसका प्लेन, उसका प्लेन, काफी परिस्थिति गंभीर हो रही थी। अब करे तो क्या करे? इनमें से किसी भी देश के साथ मेरी कोई दुश्मनी नहीं थी, लेकिन मेरी इंग्लैंड की सफर, इस सब में सफर ना करे, बस यही मेरी इच्छा थी। क्या करे? अब घर में भी जिनके नाम भी कभी याद नहीं आते थे हमें, ऐसे ये साले निकिता क्रुश्चेव, इजिप्ट का वो नासर, आइजनहावर, इन सब के बारे में चर्चा होने लगी। क्या हो रहा था कुछ समझ नहीं आ रहा था। ये जागतिक अशांतता का वातावरण, ये कोई कह रहा था युद्ध नहीं होगा, तो कोई और डिक्लेयर कर रहा था थर्ड वर्ल्ड वॉर इज इनएविटेबल नाउ। हाँ, थर्ड वर्ल्ड वॉर, जागतिक महायुद्ध। हे राम, इस अंतरराष्ट्रीय भयानक परिस्थिति में मैं बेचारा अब नायलॉन के सॉक्स खरीदूं कि नहीं खरीदूं, इस उलझन में डूबा था।
हाँ, अब तक हमारी मेजर हो चुकी थी ना, ये तो बस अभी माइनर शॉपिंग तक आ ही गए थे हम। हमारी तरफ से तो जाने की तारीख एकदम पक्की थी। प्रश्न था तो अंतरराष्ट्रीय परिस्थिति का, और वो कभी एग्रेवेट होती थी तो कभी सबसाइड होती थी। वो 4 बड़े लोग होते हैं ना, वो क्या, वो 4 बड़े या 5 बड़े, हाँ, वो ना कभी कभी शांत रहते थे, कभी शांत रहते थे, तो कभी एक दूसरे पे गुर्राते थे, तो कभी एकदम चुप्पी। अब क्या होगा कुछ पता नहीं चल रहा था। ऐसे लग रहा था ना कि ये मिडिल ईस्ट मेरे वेस्ट के मार्ग में बिल्कुल दीवार बन के खड़ी है, दीवार बन के खड़ी है। हाँ, क्या करूं। और इस गंभीर परिस्थिति के सिवाय कब आपका जाना कैंसिल होगा कुछ कह नहीं सकते। हाँ, ऐसे बोलने वाले थे शुभवाणी, हमारे हितचिंतक। किसी ने तो मेरी कुंडली देखी और कुंडली देखे जाना मुश्किल है, बहुत मुश्किल। तुरंत दूसरा भविष्य मेरा हाथ देखे, कुंडली वाले के बाद तुरंत हाथ का भविष्य, अरे जाना एकदम पक्का, निश्चित, डेट टाली। इतना विरोधाभास, इतना विरोधाभास। खैर, युद्ध नहीं होगा ये कहने वाले ना मुझे अपने करीबी लोग लगने लगे। दोस्तों, सच बताता हूं, बचपन से ना मेरा परदेश जाने का सपना था। कभी भी किसी को हाथ दिखाने का मौका आता ना, तो मैं तुरंत पहले पूछता था, हाँ सुनिए सुनिए, ये कुछ परदेश गमन का चांस हाँ है क्या? कहते हैं वो परदेश गमन वाली रेशा यहाँ कहीं अपने हाथ के तलवे के नीचे यहाँ होती है, कहीं रिस्ट के आसपास। हाँ, तो कोई मिलिट्री प्लेन्स यहाँ से किसी देश की वापस गई तो मुझे लगता था कि मेरी ये रेशा थोड़ी सी आगे सरक गई। हाँ, ऐसे लगता था। हाँ दोस्तों, फिर खुशखबरी ये कि ऐसे काफी दिन गुजरने के बाद परिस्थिति शांत हो गई, शांत हो गई, शांत हो गई। मेरी फ्लाइट कंफर्म हो गई, मेरा टिकट भी आ गया, टिकट आ गया, मैंने एकदम संभाल के रख दिया। ये टिकट को ना मैंने आज तक अपनी आबरू से ज्यादा संभाला है, कसम से। हाँ, टिकट का मुझे बहुत डर लगता है टिकट का। कभी किसी दूर तक सफर जाना हो ना, दूर के सफर को ट्रेन से जब दूर के सफर को मैं जाता हूँ ना, तो मैं क्या करता हूँ पता है, मैं मेरा टिकट अपने शर्ट के पॉकेट में रखता हूँ, फिर वो पॉकेट को सेफ्टी पिन लगा के बंद करता हूँ, उसके बाद मैं सोता हूँ। इसमें 2 उद्देश्य, एक तो ट्रेन में मुझे नींद आती ही नहीं है, अगर नींद आ भी गई तो टीसी ने पकड़ा है ऐसे सपना आके मैं फिर उठ जाता हूँ। तो इसमें पिन लगा के सोने में 2 उद्देश्य, एक तो ऑब्वियस है कि पॉकेट, खुले पॉकेट से टिकट नीचे गिर ना जाए, और दूसरा ये कि जब मैं साइड चेंज करता हूँ तो ये पिन खुलती है, और जब खुलती है तो चुभती है तो मेरी नींद खुल जाती है। फिर मैं उठ गया, नींद खुलती है तो उठ के फिर एक बार टिकट देख लिया तो हो गया, फिर पिन लगाओ, फिर सो जाओ। ऐसे है टिकट का महात्म्य। खैर, तात्पर्य क्या है? तात्पर्य ये कि अब लंदन जाने वाले हम 2 पात्रों की पूरी सिद्धता हो चुकी थी, पूरी तरह तैयार थे हम। सारे डेंजर जोन से हमें ऑल वेल का सिग्नल आया था, और किसी के भी तो फिर कब निकल रहे हो इस सवाल का मैं बड़ा कॉन्फिडेंटली जवाब देता था, 20 अगस्त को। नमस्ते, my first piece is over here. Okay. बहुत अच्छा किया। Wonderful presentation. Without wasting any time. Very nice. Recording in progress. थिएटर ही स्टडी करते थे, सब तरह का थिएटर की स्टडी के बहुत टाइम और बहुत मेहनत की उन्होंने। तो स्कॉटलैंड में जो नाट्य महोत्सव होता है उसके लिए वो गए थे, सभी इंतजाम हुआ था, तो वहाँ गए जब स्कॉटलैंड के नाट्य महोत्सव में, तो वहाँ का ये एक छोटा सा प्रसंग है, एक आदमी की छोटी सी जो एक्सपीरियंस उनका हुआ वो देखते। तो सुन लीजिए, आई स्टार्ट। सुबह से उस दिन इतनी भ्रमंती हुई थी हमारी कि हम बहुत ज्यादा थक गए थे। वो भ्रमंती तो हो ही गई, उसके बाद लंच टाइम में भी वो नाट्य महोत्सव की वजह से इतनी भीड़ थी एडिनबरा में कि
हर होटल के सामने इतनी बड़ी लाइन थी, आधा आधा घंटा वो लाइन में भी खड़े रहे, बहुत थक गए थे। शाम को फिर एक बैले में जाना था। इतने में हमने एक पपेट थिएटर की एड देखी। हम इतने थके थे कि हमने सोचा चलो जाके देखते हैं, अगर टिकट मिलता है तो कम से कम 1.5-2 घंटा कुर्सी पे शांति से बैठ तो सकेंगे। इसलिए हम वहां गए। वहां एक आदमी खड़ा था, वो हमें अंदर लेके गया। अंदर एक हॉल में पपेट थिएटर कंस्ट्रक्ट किया था। 100 कुर्सियां थी। हाँ, 100 कुर्सियां थी, लेकिन सभी खाली थी। उसने हमें वहां बिठाया, तो मैंने उसे उसके पैसे के टिकट देने के लिए बात की उससे। तो उसने कहा मैं ही रुदरफोर्ड हूं और ये मेरा ही खेल है और टिकट के पैसे भी मैं बाद में ही लूंगा। आप अभी बैठिए, खेल शार्प 3 बजे शुरू हो जाएगा। ठीक है। और वाकई खेल 3 बजे शुरू हो गया। 2:30 बजे रुदरफोर्ड अंदर गया। एग्जैक्ट 3 बजे घंटी बज गई और रुदरफोर्ड पर्दे के सामने आ गया। वो जब पर्दे के सामने आ गया तो पूरे प्रेक्षागृह में सिर्फ हम 2 पति पत्नी और एक ग्रैंड मदर विथ हर वेरी स्मॉल ग्रैंड डॉटर ऐसे आई थी। माने हम 3 बड़े प्रौढ़ और एक बाल, ऐसे 3.5 प्रेक्षक वहां प्रेक्षागृह में थे। रुदरफोर्ड ने हंस के हम सबको अभिवादन किया एंड ज्यादा भाषण नहीं, बस 3-4 सेंटेंसेस बोला, पर दोस्तों उसका हर शब्द मेरे कलेजे तक पहुंच रहा था। रुदरफोर्ड ने कहा मैं आप सबका हृदय से स्वागत करता हूं, अंतःकरण से स्वागत करता हूं। आप सबको इस खाली खाली थिएटर में बैठ के ये मेरा खेल देखना बड़ा अजीब लग रहा होगा, लेकिन कई बार यहाँ इतनी भी भीड़ नहीं होती। आज मेरा खेल देखने ये नन्ही परी आई है एंड आई डोंट वांट टू मेक हर वेट फॉर अ लॉन्ग टाइम, सो आई विल स्टार्ट माय शो। रुदरफोर्ड अंदर गया और पर्दे के पीछे जाके उसने अपना खेल शुरू किया। रुदरफोर्ड, हम लोग यहाँ जो इंडिया में ज्यादा पॉपुलर पपेट्स है ना, थ्रेड्स वाली, वो यूज नहीं कर रहा था। वो एक तो ग्लव पपेट्स आपको पता है, हाथ के पंजे में फिट होती है वो, और रॉड पपेट्स यानी वो छोटे छोटे स्टिक्स पे जो पपेट्स चलती है वो इस 2 टाइप की पपेट्स वो यूज कर रहा था। उसने अपना खेल शुरू किया। दोस्तों अद्भुत शो, इतना सुंदर था, इतना सुंदर, अप्रतिम शो था, क्या बताऊं उसका शो। मैंने क्या नहीं था उसमें। उसने कहानियां सुनाई, कहानियों में भी परी कथा थी, राजा रानी की कथा थी, अच्छे अच्छे गाने थे, मजेदार गाने थे, कॉमेडी स्किट्स थे, छोटे छोटे इंटरेस्टिंग आवाजें निकाल रहा था, पियानो भी बजा दिया, एवरीथिंग ही वाज गिविंग। और 1.5 घंटे के बाद वो खेल खत्म हो गया। रुदरफोर्ड बाहर आ गया। इतनी ठंड वहां होते हुए भी रुदरफोर्ड पसीना पसीना हुआ था। वो जब बाहर आया तो प्रेक्षागृह में मैं और मेरी पत्नी, ये सिर्फ 2 ही थे। वो ग्रैंड मदर और उसकी वो छोटी ग्रैंड डॉटर पहले 10-15 मिनट में ही उठ के चले गए थे। रुदरफोर्ड ने वो जहां बैठे थे वहां एक बार देखा, एक बार हमारी तरफ देखा। उसकी वो नजर अपरिचित नहीं थी मेरे लिए, परिचित थी। मैं भी नाटक वाला हूँ। नाट्यगृह में, खाली नाट्यगृह में नाटक करने का सुख मैंने भी भोगा है। मैं उठ के उसके पास गया, मैंने उसका अभिनंदन किया, उसे बताया कि मुझे उसका शो बहुत 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 अच्छा लगा और मैं उसे उसके टिकट के पैसे देने लगा तो उसने लिए ही नहीं। मैंने बहुत जोर दिया, फिर भी उसने लिए नहीं। उल्टा हंस के बोला आधे घंटे के बाद मेरा नेक्स्ट शो है, तब तक हम कॉफी पीते हैं, आइए। हम उसके साथ वहां के कैंटीन में गए। हमारे उस कैंटीन में जाते ही वहां की वेट्रेस ने उसे पूछा, हाय एनी लक टुडे? रुदरफोर्ड ने हम दोनों की तरफ इशारा करते कहा, ये दोनों, दैट्स इट। वो स्माइल तो कर रहा था, लेकिन उसमें मुझे उसकी बदनसीब जीवनी की कहानी नजर आई। कॉफी के साथ हमारा संभाषण शुरू हो गया। पपेट्स वाज हिज पैशन, हिज ऑब्सेशन, सब कुछ, और कुछ सोचता ही नहीं था उसे। रुदरफोर्ड कह रहा था, मेरी फिंगर्स में खुजली होती है, माय फिंगर्स स्टार्ट मूविंग, दे स्टार्ट डांसिंग, एक्चुअली डांसिंग। इन पपेट्स ने मुझे बचपन से आज तक बहुत सताया है, छल किया है मेरा। दे हैव हैरेस्ड मी। ये आदमी
इसने कभी शादी नहीं की, कभी घर गृहस्थी नहीं बसाई। एडिनबरा के लोअर मिडिल क्लास एरिया में एक कमरा रेंट पे लिया था और वो एक किराए के कमरे में रहते 24 घंटे पपेट्स के बारे में सोचता था। रात दिन यही चिंता करता था कि मेरे अगले शो में मैं और क्या कर सकता हूँ, और क्या वैरायटी ला सकता हूँ, और क्या ऐड हो सकता है। बस इसी चिंता में। मुझसे रहा नहीं गया, मैंने उससे पूछ ही लिया, आपकी उपजीविका कैसे होती है, चरितार्थ कैसे चलता है। मुझे वो उजड़ा उजड़ा खाली खाली थिएटर सता रहा था, बेचैन कर रहा था, इसलिए मैंने ये पूछ लिया। रुदरफोर्ड हंसा, स्माइल किया उसने, बोला, पिछले 10 दिनों में मेरी 10 टिकटें भी नहीं बिकी है। मैं जान गया हूं कि पपेट थिएटर की तरफ बाकी थिएटर्स के जैसे ओपेरा थिएटर, बैले थिएटर, ड्रामा थिएटर के पास लोग जैसे जाते हैं, वैसे पपेट थिएटर के पास लोग आते नहीं हैं। पपेट थिएटर को लोगों के दरवाजे तक जाना पड़ता है। इसीलिए मैं छोटे छोटे बच्चों के स्कूल्स में जाके उनके लिए खेल करता हूँ। जब मैं उन्हें खेल दिखाता हूँ ना, वहां का नजारा आपको देखना चाहिए। वो छोटे छोटे बच्चे क्या एंजॉय करते हैं। पर्दे के पीछे से मैं सिर्फ आवाज सुनता हूँ, फिर भी मुझे तो आई गेट रिजुवेनेटेड। उनकी तालियां, उनकी चीखें, स्क्रीम करते हैं, कूदते हैं, जंप करते हैं, पपेट्स के साथ कुछ नाचने लगते हैं। बहुत 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 अच्छा लगता है। फिर भी ये सब मजेदार तो लग रहा था सुनने को, फिर भी इन सब के पीछे मुझे उसके सारे सारे जीवन के सारे पराजय, सारी हार, सारी निराशा मुझे नजर आ रही थी। वो बच्चे खेलते हैं ना, छोटा बॉल लेके टप 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 टप्स डाल के, तो कितना भी जोर से टप नीचे दबाओ, उछल के ऊपर आ ही जाता है। वैसे ही उसकी वो निराशा मुझे दिख ही रही थी। मैंने फिर पूछा, लेकिन फिर भी अगर इसमें आपको कोई भी इनकम नहीं है तो आपने ये धंधा क्यों चालू रखा है। हाँ, सही कहा आपने। कई बार, एक बार नहीं कई बार मेरे मन में भी यही विचार आता है। फिर मैं ये सारे पपेट्स एक बक्से में बंद कर देता हूँ और 8-8 दिन तक वो पेटी खोलता भी नहीं मैं। लेकिन फिर मुझे उन मासूम बच्चों की वो इनोसेंट प्योर लाफ्टर याद आती है, उनका चिल्लाना, खुश होना, नाचना, वो सब याद होता है। और फिर ये पपेट्स बाहर निकल के आती है। हाँ, मुझे लगता है कि ये पपेट्स और वो बच्चे, इनके बीच भी मैं एक जिंदा कड़ी हूँ मैं इनके बीच की। ये विचार इतना प्रबल होता है कि मैं फिर से स्कूल के प्रिंसिपल्स के पास जाता हूँ, वहां उनका मिलता हूँ, उनके बात करता हूँ अगले शोज की। हाँ। कॉफी हो गई। रुदरफोर्ड ने हंस के कहा, चलो, खाली कुर्सियां मेरा इंतजार कर रही होंगी। हम लोग कैंटीन के बाहर आ गए। वहां देखा तो पपेट थिएटर के बाहर एक और ग्रैंड मदर और उसके 2 ग्रैंड किड्स खड़े थे, यानी एक क्राउड और 2 प्रेक्षक। रुदरफोर्ड ने वहां देख के, मेरी तरफ देख के ऐसे मजेदार स्माइल दिया, आंखें झपका के। कहने लगा, अगले शो की भीड़ खड़ी है। अब वो इस भीड़ के लिए फिर से अच्छा उसका शो करने वाला था। उनको फिर से इतना ही हृदय से अभिवादन करने वाला था। इंटरेस्टिंग आवाजें निकाल के उनका मनोरंजन करने वाला था, उन्हें कहानियां सुनाने वाला था, और फिर से पसीना पसीना होने वाला था। वहां से निकल के हम बैले में जाके बैठ तो गए, लेकिन रुदरफोर्ड का विचार मेरे दिमाग से निकल नहीं रहा था। बैले भी साधारण ही था, बहुत ही साधारण, लेकिन थिएटर फुल था। और वहां शो असाधारण, लेकिन थिएटर खाली। दूसरे दिन देखा तो सारे के सारे न्यूज़पेपर्स ने भी वो बैले का तो इतना बुरा रिव्यूज था सब में। वो बैलेरिना को तो उन्हें बैलेरिना से भी ऊपर उठा के पटक दिया था, जैसे इतने बुरे रिव्यूज थे। लेकिन इन सब के बावजूद दोस्तों, रुदरफोर्ड का चेहरा मेरे नजरों के सामने खड़ा था, आज भी खड़ा है। Okay. That was Ruderford.
वाह वेरी नाइस, वाह, शब्द Very नहीं है, hard वेरी touch. नाइस शब्द। तब की बात है। Recording in progress. बुडापेस्ट में हमारे घर के पास ही एक हिल थी और उस हिल के टॉप तक जाने के लिए जो ट्रैम जाती थी वो हमारे घर के बिल्कुल पास से जाती थी। उस ट्रैम के दोनों तरफ ना बहुत ही अच्छे से डेवलप किया था उन लोगों ने। तो उसके मतलब इतना सुंदर ट्रेल था। मैं तो वैसे सूरजवंशी हूँ, जल्दी जल्दी उठता नहीं, मॉर्निंग वॉक वगैरह करता नहीं, लेकिन एक दिन मैंने सोचा चलो इतना अच्छा ट्रेल है तो आज मॉर्निंग वॉक कर ही लेते हैं। तो मैं उस रास्ते से जाने लगा। तो उस रास्ते पर क्या था कि लॉन्स में जैसे हम रोज गार्डन में वगैरह जाते हैं तो बीच बीच में ऐसे कुछ कुछ पैटर्न्स बना के उसके अंदर फूलों के क्लस्टर्स होते हैं ना, पौधों के क्लस्टर, जैसे गुलाब के पौधे, एक कहीं पे राउंड होगा, कहीं पे हार्ट शेप का होगा और बाकी सब लॉन ऐसे और ऐसे थे। और सीधे 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 दोनों तरफ हरे हरे पेड़ों की लाइंस, बहुत ही सुंदर नजारा था, बहुत मनोहारी दृश्य। और वो फूलों के क्लस्टर्स इतने बड़े बड़े डिफरेंट डिफरेंट शेप में। मैं जा रहा था, बहुत सुंदर फूल थे, मोस्टली गुलाब के थे, बड़े बड़े अच्छे से सुंदर कलर्स के फूल। तो मुझसे रहा नहीं गया, मैंने झुक के ना एक गुलाब के फूल को ऐसे सूंघ लिया। सामने वाले बेंच पे एक वृद्ध गृहस्थ बैठे थे। मुझे फूल सूंघते हुए देख के उस वृद्ध आदमी ने मेरी तरफ देख के बिल्कुल अपनी स्नो व्हाइट मूंछों में से एक वार्म स्माइल लिया और हंगेरियन भाषा में मुझे कुछ पूछा। मेरा कंफ्यूज्ड पावला चेहरा देख के वो समझ गया कि मुझे उसकी हंगेरियन भाषा नहीं आती। फिर मैंने ही उसे पूछा, इंग्लिश इंग्लिश? लिटिल। मैंने कहा लिटिल तो लिटिल, थोड़ा संभाषण तो हो जाएगा। फिर एक एक शब्द पे ऐसे लंगड़ी डालते डालते हमारा कॉन्वर्सेशन शुरू हो गया। उसने मुझे पूछा, इंडिया? यस यस। फिर मैंने फूलों की तरफ निर्देश करके कहा, ब्यूटीफुल रोजेस, ब्यूटीफुल रोजेस। इंडिया? नो रोजेस? नो नो, yes yes, I mean yes yes, plenty of roses in India. लगता था बूढ़े बाबा को मुझे बहुत कुछ बताना था, लेकिन उसका अंग्रेजी भी 10-12 वर्ड्स के आगे नहीं जा रहा था। और मेरा हंगेरियन भाषा का वर्ड्स तो 4-5 वर्ड्स का ही नॉलेज था, नॉर्मल अपना प्लीज, सॉरी, थैंक यू वगैरह, इतना ही मुझे आता था। तो अब करे तो क्या करे। फिर बूढ़े बाबा ने अपने हाथ ऐसे हताश होके हवा में उड़ा दिए, उठ के मेरे पास आ गया और मेरा हाथ पकड़ के बोला, कोम 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 कोम। वो मुझे कुछ दिखाना चाहता था, तो मैं उसके पीछे जाने लगा। थोड़ी देर हम चल के गए तो उसके बाद एक टर्न था। वहां जैसे ही हमने टर्न किया, ओह माय गॉड, क्या नजारा था दोस्तों, क्या बताऊं, जैसे नंदनवन सामने, अगणित अगणित फूल, अगणित रंगों के हजारों हजारों फूल। लगता था जैसे ईश्वर ने होली के लिए धरती पर। इतना सुंदर नजारा था, मैं अवाक हो गया। बाबा को देखा तो बाबा तो जैसे कोई ट्रांस में चला गया था, एकदम ट्रांस में। और उस ट्रांस में बाबा भूल गया था कि मुझे उसकी हंगेरियन भाषा नहीं आती, और वो उसी भाषा में उन फूलों के बारे में और पता नहीं और क्या क्या किस किस बारे में मुझे बहुत कुछ बता रहा था। और मैं भी उसे दिखा रहा था कि मैं सब कुछ समझ रहा हूँ, और मैं वाकई समझने की कोशिश कर रहा था। मैं वाकई ध्यान से सुन रहा था उसकी भाषा, उस भाषा का नाद, उसका साउंड, उसकी लय, उसके मूड्स, उसके टोन्स, उसका रिदम। मधुर भाषा थी। मैं समझने की कोशिश कर रहा था कि वो क्या कह रहा है। कहीं पर बीच में देखो कि जैसे एक आध क्लस्टर में फूल बहुत ही अच्छे से खिले हुए थे कि जैसे अपनी फूल की ब्यूटी की चरम सीमा पर है, वैसे देखे तो वो मेरा हाथ एकदम टाइटली दबाता था, एकदम टाइटली हाथ उसका दबाता था, मेरा हाथ दबाता था। यू नो व्हाट, उस स्पर्श से भी मैं समझने की कोशिश करता था। मैं समझता था उस स्पर्श में कि वो क्या बताना चाहता है। उसके हाथ का दबाव कम ज्यादा जैसे होता था, मुझे समझता था। हाँ दोस्तों, बच्चों में बच्चा बहुत लोग होते हैं, है ना, मैंने देखा है, बहुत नहीं पर काफी लोग होते हैं। लेकिन दोस्तों, फूलों में फूल बनने वाला आदमी मैं जीवन में पहली बार देख रहा था। वो वाकई खुद फूल बन गया था। उसकी बॉडी लैंग्वेज से तो मुझे पता चल गया कि वो वहां रोज आता है। मुझे तो लगा कि रोज आके वो हर एक क्लस्टर के पास जाके
उन फूलों से बात करता होगा, उनका हाल पूछता होगा, दोस्तों खुश हो ना, झूलो डोलो खुश रहो, ऐसे बोलता होगा उनको। एक आध क्लस्टर में अगर वो फूल जरा से मुरझाने लगे, मतलब एकदम टॉप से थोड़ा सा कम हो रही है उनकी ब्यूटी, ऐसा क्लस्टर अगर आ गया तो तुरंत उसके चेहरे पर भी, अरे बेचारे कल तो कितना खुशी से उछल रहे थे, नाच रहे थे हवा के साथ कल, ऐसे भाव उसके चेहरे पर आते थे, अपने आप अंदर से आते थे उसके सब भाव। हाँ, मुझे लगा कि मैं उसे बता दूं उसे कि दादाजी, हमारे देश में भी एक ऐसा ही आप जैसा फूलों का दीवाना कवि था। उसने अपनी एक कविता में लिखा है कि कल सुबह भोर से भी पहले उठकर मुझे अपने बगीचे में जाना है, क्योंकि मेरे नए पौधे की पहली कली खिलने वाली है। आज पहली कली खिलने वाली है, कल सुबह वो फूल खिलेगा, तो मैं उस वक्त उस फूल के पास वहां खड़े होके उसके पास रह के उसकी हर एक पंखुड़ी ऐसे खिलते 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 मैं देखना चाहूं, सृजन का वो दिव्य अनुभव करना चाहता हूं मैं। क्या आनंद है। वो दादाजी होते हैं ना, जैसे कि बच्चे के जन्म समय पर उसका पहला टैं 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 वो प्रथम रुदन सुनकर कान धन्य हो जाए, इसी इच्छा से बंद दरवाजे के बाहर बड़े बेचैनी से ऐसे 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 आगे पीछे चहलकदमी करते हैं ना दादाजी, वैसे था वो हमारा दीवाना कवि, फूलों का दादाजी। और आप दूसरे दादाजी आप भी कविता करते हो क्या? मुझे लगता है आप कविता करते होंगे, और नहीं भी कर रहे हो तो क्या, आप तो कविता जी रहे हो दादाजी, ईश्वर की कविता आप जी रहे हो। काश मैं ये सब उन्हें बता पाता, काश सारे दुनिया की भाषा एक होती, कितना मजा आता ना। पर ना, नहीं, मजा नहीं आता। वो तो फिर ऐसे हुआ जैसे सारे फूल सबके खुशबू एक, सबका रंग एक। नहीं, उन फूलों को भी कहाँ भाषा थी, लेकिन वो क्या कम बोलते थे, सिर्फ सुनने की देर है कि वो क्या बोल रहे हैं। मैंने बाबा को देखा, उसने खुशी खुशी पूछा, गुड, वेरी गुड, वेरी वेरी गुड। बाबा ने अपनी हैट उठा के ऊंची करके हमें बाय कर दिया, और बाय करके वो डिवाइन प्लेजर से संपूर्ण भरा हुआ फूल, वृद्ध परंतु अत्यंत तरोताजा फूल, देखते देखते वो पेड़ों के ग्रीन पर्दे के पीछे अदृश्य हो गया, हरे हरे पर्दे के पीछे अदृश्य हो गया। मैं देखता ही रह गया, उसी तरफ देखता रहा। अचानक याद आया, ध्यान आया कि अरे मैं तो उसे थैंक यू दादाजी, थैंक यू वेरी मच बोलना चाहता था, नहीं बोला। इतना तो मुझे आता है, मुझे पता है कि हंगेरियन भाषा में थैंक यू के लिए क्योसोन्योम कहते हैं, क्योसोन्योम, पर ध्यान नहीं रहा। मुझे तो इतना भी ध्यान नहीं रहा कि उसका नाम पूछता, मैंने उसका नाम तक नहीं पूछा। लेकिन उस दादाजी को मैं आज तक नहीं भूला, और कभी नहीं भूलूंगा, कभी नहीं भूलूंगा। क्योसोन्योम, I think मैं still Hungarian